नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजेना न्यूज और आईपीएल से जुड़े दिलचस्प पहलुओं से जुड़े हमारे इस खास शो जिसका नाम है क्रेजी क्रिकेट, उसमें आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब आईपीएल के सीजन के महज 2 मुकाबले बचे हैं और ये बात तय हो जाएगी कि आखिर इस बार का सिरमौर कौन है। लेकिन कल जो कुछ हुआ उसने कहीं ना कहीं आरसीबी के फैंस को बहुत ज्यादा निराश किया। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आरसीबी फर्स्ट एलिमिनेटर मुकाबले में बाहर हो गई। लोगों को उम्मीदें थी, खासतौर पर विराट कोहली और आरसीबी के फैंस को, कि इस बार ये खिताबी सूखा आरसीबी का खत्म होगा। लेकिन कहीं ना कहीं केकेआर जिस चमत्कारिक प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ रही थी, उसने वो सिलसिला कल भी जारी रखा। विराट कोहली आरसीबी के कप्तान लंबे समय से कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन कल झुके हुए कंधे, चेहरे पर मायूसी साफ तौर पर बता रही थी कि ये आईपीएल और इस टूर्नामेंट से बाहर होना उनके लिए कितना मायूसी भरा रहा है। क्योंकि विराट कोहली अपनी एग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। ये वो खिलाड़ी है जिसने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम का जवाब दिया है आक्रामक शैली में, स्लेजिंग का जवाब स्लेजिंग से दिया है। हालांकि कहीं ना कहीं यही एग्रेशन आज के दौर में उनके लिए थोड़ी सी परेशानी भरकर उभरा है। लेकिन क्या वजह रही जिसके कारण आरसीबी जैसी टीम जो लय में दिखाई दे रही थी, अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। कल विराट कोहली कितने मायूस थे कि उनकी आंखों में आंसू तक दिखाई दिए, जो निश्चित तौर पर उनके फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। हम हमारे अतिथियों से बात करते हैं, क्रिकेट के एक्सपर्ट से बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी खामी रही जिसके कारण एक महानतम बल्लेबाज और भारतीय टीम का एक महान कप्तान अपनी श्रेष्ठता साबित करने में खासतौर पर टूर्नामेंट से जुड़े नाकाम रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान सुखदेव सिंह घुमन सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक। और पल्लव विजयवर्गीय जी आईडीसीए से जुड़े हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा मैंने कहा, आरसीबी कई लोग देखना चाहते थे कि ये टीम विराट कोहली की अगवानी में एक बार ट्रॉफी पर कब्जा करे, क्योंकि ये बतौर कप्तान आरसीबी में विराट कोहली के सफर का कल एक अध्याय के तौर पर अंत हो गया। वो तो था ही था। उसके साथ में आरसीबी हम हमेशा देखते हैं स्टार स्टडेड टीम रही है। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आरसीबी ऑलवेज हैवी लोडेड बैटिंग साइड रही है। अगर हम पहले संस्करण से देखें आईपीएल के, तो कभी भी आरसीबी के पास इतनी सफिशिएंट बॉलिंग नहीं रही कि वो अगर उनकी बैटिंग फेल होती है तो उसको कंटेन कर लें। कल भी अगर हम देखें तो जब टॉस जीत के विराट ने बैटिंग का फैसला लिया था, हम कल उस समय भी यही बात कर रहे थे कि जब ऐसा आपका डू और डाई मैच हो और आपकी टीम जो हो वो बैटिंग में स्ट्रांगर हो एज कम्पेयर टू बॉलिंग, तो आपको दूसरे बल्लेबाजी टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाना चाहिए। और शारजाह का रिकॉर्ड देखते हुए कि इस पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच में 164 रन बने थे, वो भी आरसीबी नहीं बनाए थे, और वो लगभग नैरोली मैच हारते हारते उन लोगों ने वो मैच जीत लिया था पंजाब से। 4 या 5 रन से वो मैच जीते थे। और जब आपको, मेरा ऐसा मानना है कि जब आपको पता है कि वो विकेट जो है अनप्रडिक्टेबल है, उसके ऊपर ज्यादा रन नहीं बनते हैं और आपके पास स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, आपके पास इतने तगड़े बैट्समैन हैं कि एक ओवर में ही गेम को पलट सकते हैं। जो भी वीकर बॉलर का 1-2 ओवर मिले और उससे अगर आप उतने रन बना दें, जिस तरह से कल केकेआर ने किया। केकेआर ने 3 ओवरों में 50 रन बनाए, 139 रन चाहिए थे, और उनमें से 3 ओवर, चौथे ओवर में गार्डन को 15 रन पड़े, 10वें ओवर में मैक्सवेल ने 13 रन खाए, और 12वें ओवर में डैन क्रिस्टियन को 22 रन पड़े। 3 छक्के मारे सुनील नारायण ने आकर। तो 3 मैच को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो मैं ऐसा कहूंगा कि बल्कि उनके बल्लेबाजी से बेहतर गेंदबाजी रही। अगर 50 रन आप उनमें से माइनस कर देते हैं, लगभग 38% रन होते हैं जो 3 ओवरों में आपके बॉलर खा गए। आपके डेफिनेटली जो स्पिन बॉलर्स थे उन्होंने ठीक बॉलिंग करी, पर क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। ऑफ स्पिनर डालते हैं और इस तरह की स्लो स्लगिश विकेट, टर्नर विकेट के ऊपर उन्होंने 3 ओवर अच्छे किए, 1 ओवर में 13 रन उनको पड़े। गार्टन भी जो है वो, हम कल भी बात कर रहे थे कि गार्टन एक इस तरह का प्लेस आरसीबी के लिए था कि जिसमें वो जेमिसन को ला सकते थे या उनका रिप्लेसमेंट दूसरा ला सकते थे, क्योंकि गार्टन भी सेटल नहीं हो पाए थे। एक प्लेस बन रही थी जिसमें वो चेंज किया जा सकता था कि जेमिसन की जो बॉलिंग है वो बहुत बेटर है एज कम्पेयर टू गार्टन। तो कहीं ना कहीं कुछ टीम सिलेक्शंस, बट जहां आपने कहा कि हम सब लोग, मैं खुद विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, आरसीबी के भी फैन हूं, और आरसीबी
स्टार स्टडेड टीम है, हमेशा हमने देखा है कि वो अपनी टीम जो उनकी थी वो फ्रेंचाइजीज के साथ जस्टिस नहीं कर पाई, इन द सेंस कि उन्होंने एक बार भी अभी तक आईपीएल का टूर्नामेंट नहीं जीता है। और इस बार सब लोग ये आई कर रहे थे कि क्योंकि कप्तान कोहली अगली बार आरसीबी की कप्तानी नहीं करेंगे तो कम से कम जाते वक्त एक कप लेकर जाएं और एक अच्छी विदाई हो। परंतु डैन क्रिस्टन का एक ओवर जिसमें सुनील नारायण के 3 छक्के 22 रन बढ़ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित हुआ विराट कोहली के लिए। पल्लव सर, यहाँ केकेआर की जीत के अगर कोई नायक रहा है तो वो रहा है सुनील नारायण, और इस खिलाड़ी ने आईपीएल के सभी सीजन में अपनी ताकत का एहसास करवाया। लेकिन यदि हम बात करें केकेआर की गेंदबाजी की, तो 3 स्पिनर्स जिन्होंने इस मैच को अपने नाम अपने दम पर कर लिया, तीनों स्पिनर ने अपने 12 ओवर में महज 65 रन दिए हैं। उससे आप समझ सकते हैं कि एक T20 मुकाबले में स्पिनर्स ने कितना लाजवाब प्रदर्शन किया है। बात की जाए सुनील नारायण की, तो 4 ओवर में उन्होंने 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके, और चारों विकेट यदि हम गौर करें तो समझ सकते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण किसी भी T20 मुकाबले के लिए हो सकते हैं। विराट कोहली, AB डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल और श्रीकर 4 विकेट। अब आप समझ सकते हैं कि ये चारों विकेट यानी पूरी टीम की बल्लेबाजी की कमर तोड़कर रख दी। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर में महज 20 रन और उन्हें एक भी बाउंड्री नहीं लगी है। ये आंकड़े बता रहे हैं सर कि स्पिनर्स के खिलाफ ये क्षमतावान बल्लेबाज कितना संघर्ष करते हुए दिखाई दिए कल। देखिए, T20 में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आप स्पिनर्स आपके कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। फास्ट बॉलर को कई बार पिच से मदद नहीं मिलती है, लेकिन अगर बैटिंग पिच भी होता है तो T20 में स्पिनर आपके लिए विकेट टेकर का काम करते हैं। केकेआर ने इस बात को बहुत अच्छे से आत्मसात कर लिया है। वो हर मैच में अभी 3 स्पिनर लेकर के चल रहे हैं। आप सोचिए, सबसे एक्सपीरियंस स्पिन प्लेयर है उनका हरभजन सिंह, वो बाहर बैठा हुआ है, उसको मौका ही नहीं मिल रहा। वरुण चक्रवर्ती चांस ही नहीं दे रहे हैं उसे अंदर आने का। साथ में शाकिब उल हसन ने आकर के और इनके 2 स्पिनर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती को बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। 12 ओवर आपने जब सेव कर लिए हैं तो आपको सिर्फ 8 ओवर बचते हैं दूसरे गेंदबाजों के लिए। केकेआर ने अपनी स्पिन बॉलिंग की स्ट्रेंथ को यूज भी बहुत बेहतर किया है। इयॉन मॉर्गन पहले जब नई नई कप्तानी मिली थी, दिनेश कार्तिक ने छोड़ा था, तब उसे मालूम नहीं था कि मुझे किस स्पिनर को या किस बॉलर को किस समय यूज करना है, तो ये टीम स्ट्रगल भी कर रही थी। कल उन्होंने कोई स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही टॉस जीत करके आरसीबी ने पहले बैटिंग की ली, उनको मालूम था कि आरसीबी की स्ट्रेंथ सिर्फ बैटिंग है। अगर हमने इनको स्ट्रिक्ट कर लिया तो हम आराम से ये रन चेस कर सकते हैं। कोई भी टारगेट को 160 से अंदर का कोई भी टारगेट हम आसानी से चेस कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी के पास वो बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है जिसकी ऐसे एलिमिनेटर मैच में ज़रूरत होती है। आरसीबी की गलती रही कि पिच कंडीशन और मैच कंडीशन दोनों पढ़ने में वो नाकाम रहे। पिच कंडीशन एक मैच के लिए दोनों टीमों के लिए बराबर होती है, पर मैच कंडीशन थी कि आप एलिमिनेटर खेल रहे थे, आप क्वालिफायर 1 नहीं खेल रहे थे कि आप हार जाएंगे तो दूसरा मौका है। आपके पास कोई मौका नहीं, आप हार गए तो आप बाहर हैं। फिर से यही गलती हुई आरसीबी से कि अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ को लेकर के खेलते रहे। और केकेआर की, जैसा आपने कहा कि स्पिनर, तो स्पिनरों ने अपना काम बखूबी कर दिया। सुनील नारायण के जो 4 विकेट थे, ये स्पेल हर स्पिनर को सीखने के लायक है कि अगर पिच से मदद मिल रही हो तो खुद अपने पास से ज़्यादा वेरिएशन न करें, सिर्फ स्टंप टू स्टंप एक लाइन और लेंथ पकड़ करके बॉलिंग करते जाएं, बाकी का काम पिच खुद कर देता है। और वही हुआ। आप देख लीजिए, डिविलियर्स, मैक्सवेल, ये बेसिकली बैट्समैन है जो ज़्यादातर इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेलते हैं। ये कॉपी बुक स्टाइल की बैटिंग करना पसंद नहीं करते हैं, ये इम्प्रोवाइजेशन ज़्यादा करते हैं। मैक्सवेल को आप देखेंगे, एक अगर रिवर्स स्विप अच्छा लग जाता है तो दूसरा रिपीट जरूर करते हैं। कल का मैच जो था थोड़ा स्लो टर्नर पिच पे था। पिच कंडीशन को अच्छे से एसेस कर लिया तीनों स्पिनरों ने और सिर्फ स्टंप टू स्टंप डालते चले गए। प्रेशर में ऑटोमेटिकली आरसीबी आई, क्योंकि आरसीबी को मालूम था, उन्होंने जब टॉस जीत करके बैटिंग ली तो उन्हें मालूम था कि वो एक लंबा स्कोर बनाने जाएंगे, और वही लंबा स्कोर बनाने में वो फेल इसलिए हो गए क्योंकि ओवर अटैक कर गए बिना पिच कंडीशन को पढ़े। और अब बात करते हैं कि बतौर कप्तान विराट कोहली का
आरसीबी में सफर खत्म हुआ है, लेकिन दो कप्तान और ऐसे हैं जिनका प्रदर्शन व्यक्तिगत तौर पर अच्छा नहीं रहा है। भले ही सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी की बात की जाए या केकेआर के इयान मॉर्गन की बात की जाए, लेकिन दोनों ही अपनी टीम को आईपीएल की सफलता की श्रेणी में उच्चतम शिखर पर पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। क्योंकि टीम का प्रदर्शन, कप्तान की जवाबदारी अपने खिलाड़ियों को मनोबल प्रदान करना, उनकी प्लानिंग को एग्जीक्यूशन किस तरीके से किया जाना है वो महत्वपूर्ण होता है। सर, विराट कोहली यहाँ फेल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बात की जाए सीएसके और केकेआर की तो दोनों ही टीम में एक भी पर्पल केप और ऑरेंज केप वाला खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ये टीम फाइनल की तरफ एक पहुंच चुकी है और एक दूसरा कदम बढ़ाने की तरफ। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम देखेंगे तो केकेआर ने इंडियन प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा किया और फॉरेन प्लेयर भी उन्होंने लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उनके जो फॉरेन प्लेयर थे इंजर्ड होने के कारण से नहीं खेल पाए। कि आंद्रे रसल अभी भी बाहर बैठे हुए हैं, एक प्रीमियम ऑलराउंडर हैं वो, और मतलब वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं, वो बॉलिंग से भी और बैटिंग के दम पे भी, दोनों चीज में वो एक किसी भी दिन में किसी भी टीम के अगेंस्ट में मैच जिता सकते हैं। और केकेआर के आरसीबी के अगेंस्ट तो खास ही अच्छा प्रदर्शन बैटिंग के साथ करते हैं। सबसे ज्यादा छक्के अगर किसी ने मारे हैं तो आंद्रे रसल नहीं मारे हैं। और हमने, जैसे मैंने कल बोला था कि डिविलियर्स उनके खास शिकार रहे हैं जब वो बॉलिंग करते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने पहली बॉल पर ही, इससे पहले जब ये लोग मिले थे तो पहली बॉल के ऊपर ही डिविलियर को क्लीन बोल्ड कर दिया था, यॉक किया था उसको और वो बोल्ड हो गए थे। और बैटिंग में तो जैसे मैंने कहा है कि उनकी पसंदीदा टीमों में से आरसीबी एक है जिसके अगेंस्ट वो बैटिंग करना पसंद करते हैं। ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, वो नहीं खेल पा रहे हैं। लॉकी फर्ग्यूसन हमने देखा कि एक ऑलराउंडर हैं और उन्होंने भी कल आकर बॉलिंग ठीक ठाक करी, बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं करी, पर जब जरूरत थी उस समय आके कुछ थोड़े रन भी बनाए। अगर आपने केकेआर को देखा होगा तो बिट्स एंड पीसेज में हर बैट्समैन ने रन बनाए, 20-22, 25, 20-22, 25। जब आप इतने छोटे से टारगेट को अचीव करने जाते हैं 139 में, तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर बल्लेबाज आए और आकर अपना रोल प्ले कर जाए। एक हर गेंदबाज आए और वो अपना रोल प्ले करे। हर एक आदमी का एक एक रोल वहां पे डिफाइंड है। एक कप्तान के लिए बहुत इजी होता है जब आपके पास 3 बहुत अच्छे कंट्रोल बॉल करने वाले स्पिनर्स आपके पास हो, जो बहुत कंजूसी से रन देते हो और विकेट भी निकालते हो। 12 ओवर आपको करने हैं और बाकी आपके पास 2 बचते हैं मीडियम पेसर के लिए। कल शिवम मावी का दिन अच्छा नहीं था, उस यंगस्टर ने भी बहुत इंप्रेस किया है। इससे पहले मैचेस में देखेंगे तो उन्होंने विकेट भी निकाले, रन भी कम दिए, पर क्योंकि कल आरसीबी को अटैक करना था और वो पहले से अटैक करना था, हमने देखा कि पहले 6 ओवरों में उन्होंने 53 रन बनाए। तो जिस हिसाब से स्टार्ट था ऐसा लग रहा था कि उनका कॉल लिया हुआ बिल्कुल सही है, परंतु एक बार सेकेंड विकेट गिरने के बाद में वहां तो लगभग ऐसा ही हो गया कि जैसे पता नहीं सारे बैट्समैन डर गए कि वो कितनी बॉल स्पिन हो रही है, क्या हो रही है। कोई उन पे अटैकिंग स्ट्रोक खेलना नहीं चाह रहा था, बहुत कम अटैकिंग स्ट्रोक खेले और जो भी खेले वो कहीं ना कहीं पकड़े गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एज ए कप्तान, एज ए बैट्समैन, और जब आप बैट्समैन भी दुनिया के टॉप बैट्समैन हो तो आप ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं कि नहीं, मुझे बैटिंग आती है और मेरे पास उसके बाद में डिविलियर्स जैसा बैट्समैन है, ग्लेन मैक्सवेल जैसा बैट्समैन है, यंगस्टर हैं कुछ साथ में। तो वो बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करेंगे तो बहुत डीप बैटिंग लाइनअप नहीं रहती है उनकी। अगर आपने सीएसके की बात करी तो हमने बोला कि लास्ट बॉलर जो लास्ट टेलेंडर आता है वो भी छक्का मारने की हैसियत रखता है। तो आपको बहुत बड़ी एश्योरेंस मिलती है कि अगर आपकी टॉप बैटिंग लाइन फेल हो गई तो आप उसके बाद में आपकी जो वीकर बैट्समैन है वो भी कैपेबल हैं कि आपको कुछ रन बना के दे देंगे। कहीं ना कहीं आरसीबी इसमें लैग करी है। और मैं तो ऐसा बोलूंगा कि वो कप्तान जो जब इंडियन टीम के लिए खेलता है तो इंडिया को एक डिफरेंट स्टैंडर्ड पे ले गया, और वही कप्तान जब अपनी फ्रेंचाइजी के लिए खेला तो एक बार भी टाइटल नहीं जिता पाया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी की जो थिंक टैंक है और उनका जो टीम कॉम्पोजिशन है उसको बनाने का तरीका जो था वो तरीके में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, जिस कारण से आपको हमने देखा कि आरसीबी में स्पिनर्स के तो शुरू से ही रोल बहुत कम रहा है। एक आध स्पिनर ले लिया तो बहुत ले लिया, नहीं लिया तो नहीं लिया, सारे फास्ट बॉलर्स खिलाने के लिए खिला दिए। तो आप जब तक पल्लव भाई ने पिछली बार भी कहा था कि जब तक आपके पास अच्छे स्पिनर्स नहीं होंगे आप मैच कंसिस्टेंटली नहीं जीत पाएंगे। और सेकेंडली एक चीज और जो मैंने देखी आरसीबी में कि वो टीम बहुत अच्छी है,
वो खेलती है तो 2-3 मैच जीत जाती है, बट 2-3 से ज्यादा नहीं जीत पाती, फिर एक डिप आता है, फिर वापस अच्छी परफॉर्मेंस है, फिर डिप आता है। आपको कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्मेंस करना होगा जब आप पहले से लैग करते चले आ रहे हैं। आपने इस लेग में आके अच्छा परफॉर्मेंस किया, बट जहां जहां अच्छी टीम थी, अगर हम पिछला मैच CSK के अगेंस्ट देखें तो वो लास्ट बॉल के ऊपर एक 6 लग जाना, एक मतलब अगर आप 10 मैच खेलेंगे और 10 में से आपको लास्ट बॉल पे 6 मारना होगा तो 9 बार आप फेल होंगे। एक ही बार आपका कभी कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ वो बॉलर बॉल ऐसी कर देगा कि आप 6 मार पाएंगे। आप इतने प्रेशर में एज ए बैट्समैन रहते हैं लास्ट बॉल के ऊपर कि आपको रन करने हैं, कनेक्ट ही नहीं होता है। बहुत रेयर ओकेजन्स होते हैं जिसमें आप 6 मारते हैं, 6 लग गया और वो मैच जीत के आप ऑल्दो आप क्वालिफाई कर चुके थे प्लेऑफ्स में, परंतु हम लास्ट में ही क्यों आकर उस चीज पे करें जब आपके पास इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है जिसके दम के ऊपर आप हमेशा डिसीजन लेते हो। और कल भी मुझे लगता है कि एक उन्होंने जो विकेट को रीड किया, उनको लग रहा था कि बहुत ठोस विकेट है वो और उसके ऊपर रन्स बहुत बनेंगे। कल टॉस जीता उन्होंने, टॉस जीतने के बाद में उन्होंने बैटिंग ली और इयान मॉर्गन ने बॉलिंग ली। दोनों कप्तान जो चाहते थे उनको मिला। इयान मॉर्गन ने बोला कि अगर मैं टॉस जीतता तो मैं बॉलिंग ही करता, और विराट ने बोला कि मुझे विकेट बहुत अच्छा लग रहा है और हार्ड है तो मैं पहले बल्लेबाजी करूंगा। तो दोनों ने जो करना था वो किया, दोनों की जो स्ट्रेंथ थी दोनों ने उस पर खेला और नतीजा वही हुआ जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया था। पल्लव सर, डेनियल क्रिश्चियन को ओवर करवाना सुनील नारायण के सामने ये घातक साबित हुआ है। क्या आप मानते हैं कि एक बतौर कप्तान ये निर्णय कहीं ना कहीं आत्मलोकन करने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो आरसीबी हमेशा अपनी बैटिंग स्ट्रेंथ पे खेलती है, बॉलिंग उनके पास कभी नहीं रही। आज जब विराट कोहली अगर इंटरनेशनल मैच में कैप्टनशिप करते हैं तो उन्हें मालूम रहता है उनके रिसोर्सेज क्या हैं। फ्रेंचाइजी क्रिकेट में उनके साथ ये वीकनेस रही कि उन्हें मालूम ही नहीं रहता कि उनके रिसोर्सेज क्या है। अब वो डेनियल क्रिश्चियन को नहीं करवाते तो किसको करवाते? बॉलर ही नहीं, क्योंकि आपके पास बॉलर्स ही नहीं है। आपने स्ट्रेंथ जो ली है वो बैटिंग ही ली है। टॉस जीत करके आपने बैटिंग ली, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए था कि मेरी बॉलिंग सबसे बड़ी वीकनेस है, तो पहले मैं अपनी वीकनेस को छुपा लूं, उसके बाद मैं अपने स्ट्रेंथ पर मैच जीतने जाऊं। टॉस जीत करके जिस समय आपने बैटिंग ली, इसका मतलब आप अगर 200 रन भी बनाते हैं तो आपके बॉलर्स के ऊपर निर्भर थे कि आप वो मैच को रिस्ट्रिक्ट कर लेते 200 रन को। देखिए अभिषेक जी, आपको एक सबसे बड़ा जो रन चेस हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो हुआ है 241 रन का। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ने ऑकलैंड में 241 रन का टारगेट चेस कर लिया था 18 ओवर में। 241 रन बनाने के बाद भी न्यूजीलैंड सेफ नहीं थी और 2 ओवर शेष रहते हुए ऑस्ट्रेलिया ने, एरॉन फिंच कैप्टन थे ऑस्ट्रेलिया के, 6 ओवर में 100 रन बन गए थे। और वो मैच ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबली जीता था। क्यों? क्योंकि उस मैच कंडीशन के हिसाब से न्यूजीलैंड के पास बॉलिंग ही नहीं थी। तो कितना भी स्कोर कर लें, आपका स्कोर जब तक आपके पास एक कंसिस्टेंट बॉलिंग लाइनअप नहीं है, आपका टारगेट सेफ नहीं है। 230 रन भी बना लेते आप, आपके पास बॉलिंग ही नहीं है, रोकेगा कौन? और ये बात जब तक आप अपने टीम कॉम्बिनेशन को लेकर के खेलना पड़ेगा। एक टीम अनलकी रही इस आईपीएल में और वो थी मुंबई इंडियंस, जिसके पास बैटिंग लाइनअप भी थी, बॉलिंग लाइनअप भी थी। अनफॉर्चुनेटली मिडिल ऑर्डर बैटिंग पूरी फेल रही उनकी और बॉलिंग लाइनअप में भी 1 या 2 बॉलर ही उनके फॉर्म में थे। और यही नुकसान मुंबई इंडियंस को हुआ कि वो आखिर तक स्ट्रगल करते रहे, खासकर यूएई लीग में स्ट्रगल किया उन्होंने, क्योंकि टीम प्रैक्टिस में नहीं थी। अगर आप आरसीबी की बात करें, आरसीबी को मैं 2008 से देख रहा हूँ। सिर्फ अनिल कुंबले जब तक खेलते थे तब तक लगता था हाँ इनके पास 1-2 बॉलर हैं जो मैच विनर हैं। उसके बाद कभी भी ये हमेशा अपनी बैटिंग को ही स्ट्रॉन्ग करने जाते हैं। युवराज सिंह को भी 16 करोड़ में खरीद लिया, फिर 14 करोड़ में खरीद लिया। एबी डिविलियर्स पे पैसा लगा देंगे, मैक्सवेल पे पैसा लगा देंगे, लेकिन बॉलिंग नहीं है ना आपके पास। अब ये क्रिकेट जो वेरिएशन का गेम है, आपको बॉलिंग और बैटिंग दोनों चाहिए। कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। मैच बॉलर्स ही जिताते हैं, लेकिन बॉलर्स को भी टोटल बना करके देने वाले बैटिंग लाइनअप चाहिए, डिफेंड करने की स्थिति में वो डिफेंड करने की स्थिति में रहे, क्योंकि हर मैच की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। आपके सामने डिफरेंट टीम रहती है, डिफरेंट मैच कंडीशन रहती है, डिफरेंट पिच कंडीशन रहती है।
आरसीबी के साथ शुरू से प्रॉब्लम रही कि उनके पास नहीं है बॉलिंग। आपने कहा डेनियल क्रिश्चियन, अगर नहीं डेनियल क्रिश्चियन तो किसको जो आता वो खाता मैक्सवेल गार्टन दोनों वो भी दोनों खा रहे थे तो वो भी मतलब ऐसे ही मार खाते हैं। तो आरसीबी एक ऐसी टीम के सामने उतरी थी केकेआर जिसका गेंदबाजी अटैक बहुत भारी था, जबकि सबसे बड़ी कमजोरी आरसीबी की अगर कोई थी तो उसकी गेंदबाजी थी। लेकिन जिस क्षमताओं के आधार पर यह टीम अपना एक मुकद्दर तय करने निकली थी इस टूर्नामेंट में, वो थी उसकी बल्लेबाजी, क्षमतावान खिलाड़ियों की बल्लेबाजी। लेकिन वो भी इस बार फेल हुई है। खासतौर पर बात की जाए सुपरमैन हमारे क्रिकेट की दुनिया के एबी डिविलियर्स, काफी कुछ निर्भर विराट कोहली की टीम उन पर करती है और खुद कप्तान विराट कोहली भी अपनी निर्भरता उन पर रखते हैं। सर, ये एक बड़ा मुद्दा रहा जिसके कारण ये टीम कहीं ना कहीं धराशायी हुई है। नहीं, बिल्कुल। और आप देखेंगे अगर आरसीबी की कोर टीम की बात करेंगे तो कोर टीम में ये दोनों प्लेयर आते हैं, एबी डिविलियर भी आते हैं, कप्तान विराट कोहली भी आते हैं, और वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर हैं और बहुत अच्छे स्ट्रोक्स, कोई भी इम्प्रोवाइजेशन, कोई भी बड़ा स्ट्रोक खेलना, किसी भी तरह से किसी बॉलर को खेलना, कोई अगर सीखना चाहे, देखना चाहे तो एबी डिविलियर में देख सकता है। बट मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में अगर हम बात करेंगे तो एबीडी एक फेल होने के कारण से आरसीबी को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। 2 इनिंग में उन्होंने 20-22 रन बनाए, सिर्फ यहाँ जो 7 मैचेस खेले गए यूएई में, 7 में से आप उस तरह के प्लेयर को जिसके ऊपर पूरी टीम का दारोमदार हो, वो सिर्फ 22 रन बनाए, तो वो जस्टिस नहीं है। और आगे भी मैं तो ये बोलूंगा, आगे अभी इस बार मेगा ऑक्शन होने वाला है, उस मेगा ऑक्शन में ये 2 प्लेयर तो रहेंगे इसको रिटेन करेगी फ्रेंचाइजी, इन दोनों को आप देख लीजिएगा कि एबी डिविलियर और ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली 3 प्लेयर आप उसमें रख सकते हैं अपने पास में। तो 2 तो ये हैं, तीसरा उनको सोचना होगा कि केएस भरत को रखें, एक नया बल्लेबाज है, अपकमिंग है, अच्छा कंसिस्टेंटली खेल रहा है, या ग्लेन मैक्सवेल को रखें और या हर्षल पटेल को रखें। तो ये 5 में से मुझे लगता है कि उनके देवदत्त पडिक्कल भी, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जगह अगर हम और देखना चाहें तो केएस भरत ने ज़्यादा इंप्रेस किया है। ओपनर आपको और भी अच्छे मिल जाएंगे, आपकी इस टीम में से भी ओपनर केएस भरत भी ओपनिंग कर सकता है, पर वो साथ में कीपिंग करता है। तो कीपिंग करने से आपको एक कवर एबी डिविलियर का मिल गया कि अगर कोई कीपर अगर इंजर्ड होता तो एबी डिविलियर कीपर भी है, वो कीपिंग कर सकते हैं, और नहीं तो केएस भरत तो अभी यंगस्टर है तो अच्छी कीपिंग कर ही रहा है और बल्लेबाजी भी अच्छी कर रहा है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चांसेस उसके भी, उसको रिटेन कर लें। तो उसके साथ साथ ये भी चांस हो सकता है कि वो हर्षल पटेल को रिटेन करना चाहें कि उन्होंने आकर आरसीबी फ्रेंचाइजी को बहुत अपलिफ्ट किया गेंदबाजी के क्षेत्र में, गेंदबाजी के क्षेत्र में। पर्पल कैप होल्डर हैं, सबसे ज्यादा विकेट लिए 32, उन्होंने आईपीएल के रिकॉर्ड को मैच किया। अभी तक के हाईएस्ट विकेट जो है एक आईपीएल सीजन में 32 देवेन ब्रावो ने लिए थे, कल उन्होंने उनके रिकॉर्ड को मैच किया। और तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है किसी भी टीम के लिए कि आपका एक बॉलर आईपीएल के रिकॉर्ड होल्डर है, वो जॉइंट होल्डर हो गया उसके साथ में, कि 2 लोगों के नाम रहेंगे कि हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है, देवेन ब्रावो है और हर्षल पटेल हैं। तो ये टीम की आगे ये सारी चीजें चलती रहेंगी, परंतु जिस तरीके से ये विदाई हुई, वो विदाई बहुत ही संवेदनाशील रही कि हमने वाकई में देखा वो जाकर दूसरी टीम के डगआउट में जाकर उन्हें सब प्लेयर से मिले, उनको हक किया, उनसे बात करी। केकेआर के यंगस्टर खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे, उनको वो टिप्स दे रहे थे, बता रहे थे, पर कहीं ना कहीं उन्होंने बोला भी, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी उनसे पूछा गया कि क्या आप फ्रेंचाइजी चेंज करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए लॉयल्टी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं अगर इस फॉर्मेट में खेलूंगा तो मैं रिटायर भी यहीं से होऊंगा, मैं किसी और फ्रेंचाइजी में खेल ही नहीं सकता। ये आपका कमिटमेंट बताता है कि उन्होंने अंडर 18 से आए थे अभी वो वर्ल्ड कप जीत के एज ए कैप्टन, तो उनको आरसीबी ने ले लिया था और वो तब से खेलते चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने बाद में 3 साल बाद कप्तानी संभाली आरसीबी की, और उनको एक आरसीबी एक फ्लैम्बॉयंट टीम दिखती है, हम सबको दिखती है कि उसमें इतने बड़े बड़े स्टार रहते हैं कि आप उनको देखना पसंद करते हैं। कोई भी क्रिकेटर उनको पैटर्नाइज करता है कि मुझे इनके तरह का बनना है। तो उस तरह के प्लेयर अगर आपकी फ्रेंचाइजी में और आपके साथ में खेल रहे हों तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर होता है और बहुत अच्छा करना चाहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि विराट कोहली एज ए कैप्टन ऑफ आरसीबी फ्रेंचाइजी कुछ बहुत अच्छा या कुछ जस्टिस नहीं कर पाए अपनी ख्याति के अनुरूप।
पल्लव सर, एक खिलाड़ी को हम लोग जब मैदान में टीवी स्क्रीन पर या मैदान में जाकर देखते हैं तो हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से काफी कुछ चीजें हाव भाव से तय करते हैं। विराट कोहली एक महानतम बल्लेबाजों में से एक है, विश्व के महानतम कप्तानों में से एक है, लेकिन आईपीएल के एक सीजन में भी वो अपनी टीम को खिताब नहीं दिलवा पाए। अब T20 वर्ल्ड कप मुहाने पर है। ऐसे में कल जो चेहरे पर उनकी निराशा का भाव था वो कितना फर्क ला सकता है उनके आत्मविश्वास में, क्योंकि ये वही खिलाड़ी है जिसने अपनी फिटनेस के बल पर पबजी कल्चर जो आजकल युवाओं में हम देखते थे उसे दूर करने में मदद की है। इस खिलाड़ी ने फिटनेस के साथ साथ क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन कल जो हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी मायूसी भरी, ये हमें थोड़ी सी चिंताजनक दिखाई दे रही है इस खिलाड़ी के लिहाज। देखिए, चिंताजनक तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मायूसी सिर्फ इस बात की थी कि वो कप्तान के तौर पे आरसीबी को खिताब नहीं दिला पाए। T20 वर्ल्ड कप भी आखिरी है बतौर कप्तान। हाँ, T20 वर्ल्ड कप भी हर एक इंटरनेशनल स्तर पे हर लेवल के प्लेयर को ये सोचना पड़ेगा कि उसे कब किस जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। विराट कोहली जैसे जो खिलाड़ी है, ये आप देखिए दशक या 2 दशक में एक आते हैं। टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट, हर फॉर्मेट में फिट प्लेयर है वो। फिटनेस का तो वास्तव में रिवॉल्यूशन लेकर के आए हैं। ये इंडियन क्रिकेट में सभी को फिट कर दिया है इस आदमी। आप एक चीज देखिए, फिटनेस के प्रति उसका जो कमिटमेंट था जब वो कप्तान थे, तो अभी किंग्स 11 पंजाब में जो सरफराज खान खेल रहे हैं वो आरसीबी में हुआ करते थे और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको 2 मैच के बाद बाहर बिठाया कि पहले वजन कम करो, आप फिट हो तो मैं खिलाऊंगा, और पूरे सीजन नहीं खिलाया। हार के वो उसको फ्रेंचाइजी चेंज हुई उसकी, लेकिन उसका फिटनेस के प्रति कमिटमेंट था अपना, और वो विराट कोहली ने इंडियन टीम को ही पूरा फिट कर दिया। आज आप देखिए, आज से अगर आप 30 साल पहले देखें, जब कपिल देव की कप्तानी में टीम खेलती थी, अजहरुद्दीन की कप्तानी में टीम खेलती थी, तो हार्डली 2 या 3 फिट प्लेयर ही दिखते थे, बाकी सब लगता था कि ये इंटरनेशनल लेवल पे फिट नहीं है। लेकिन आज आप इंडियन टीम की फिटनेस किसी भी बेस्ट टीम से उठा करके देख लीजिए, हम या तो उनके समकक्ष हैं या उनसे बेहतर हैं। तो ये फिटनेस का रिवोल्यूशन जो लाने वाले हैं, ये विराट कोहली जैसे प्लेयर हैं जो हमेशा इन्होंने अपनी फिटनेस को बहुत ऊंचे लेवल पे रखा। जब विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे तो इतने फिट नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस इंटरनेशनल प्लेयर गेम की ज़रूरतों को समझा कि मुझे अगर इस लेवल पे सरवाइव करना है, इस लेवल पे बेस्ट रहना है, तो मुझे किस लेवल की फिटनेस चाहिए। और उन्होंने वो फिटनेस का लेवल न सिर्फ खुद अचीव किया, बल्कि दूसरे प्लेयरों को भी मोटिवेट किया कि आप भी इतने फिट हो। और ये फिटनेस का लेवल ही है जो आज इंडियन क्रिकेट को टेस्ट मैच, वनडे और T20 हर लेवल पे बेस्ट करने के लिए प्रेरित करता रहता है। अब बात करते हैं एक ऐसे कप्तान की जो लकी कप्तान कहा जाएगा इस टूर्नामेंट का, और वो है इयान मॉर्गन, जिसके बल्ले से रन बिल्कुल भी नहीं निकले हैं, लेकिन टीम आगे आगे और आगे निकलती जा रही है। सर क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक बात है। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ फ्रेंचाइजी ने इंडियन प्लेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है और उन्होंने उनके ऊपर भरोसा नहीं गंवाया, उनको भरोसा हमेशा रखा। पिछले 3 सीजन से अगर हम देखेंगे तो ये एक फ्रेंचाइजी है जिसने इंडियन प्लेयर्स को कंटिन्यू किया है और उनको नर्चर किया है, उनको सिखाया है। वेंकटेश अय्यर जो है हमारे मध्य प्रदेश से खेलते हैं, वो 2 साल से इस फ्रेंचाइजी के साथ में हैं। पिछले सीजन में उन्होंने उनको साथ में रखा, एक भी मैच नहीं खिलाया। इस सीजन में जब उनको खिलाए तो आप देखिए, आज मुझे लगता है कि जब मेगा ऑक्शन होगा, मुझे लगता है कहीं पे भी 5-7 करोड़ रुपए से ऊपर ही वो प्लेयर कहीं पे जाएगा। तो अगर आप इस तरह से अपनी टीम के प्लेयर्स को ब्रीड करेंगे और उनको लाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे, कल मैंने भी जैसा आपसे बोला कि कल अगर आप देखेंगे तो जो उनकी टीम के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करी कि छोटे छोटे स्कोर बनाए, ऐसा नहीं कि कोई कल हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो कप्तान विराट कोहली का आरसीबी की तरफ से 39 हाईएस्ट स्कोर था, और बाकी सब अगर आप उसके बाद देखेंगे तो विराट की टीम में से पडिक्कल ने ही थोड़ा से रन बनाए थे और देवदत्त पडिक्कल ने 21 रन बनाए थे, ग्लेन मैक्सवेल ने 15, शहबाज अहमद ने 13 और एबी डिविलियर्स ने 11। सिर्फ 2 प्लेयर थे जो थोड़ा ठीक ठाक रन कर पाए। और यहाँ अगर आप यहाँ प्लेयर देखेंगे, शुभमन गिल ने 29 रन बनाए 18 बॉलों के ऊपर,
उन्होंने भी पहले जाके 5 ओवरों में बैटिंग को टारगेट किया ताकि उनको भी दिख गया था कि बॉल जो है बाद में स्लो हो जाती है और स्लो होने के बाद में जो है रन बनाना बहुत मुश्किल था। सुनील नारायण ने 15 बॉलों पर 26 रन बनाए, नितेश राणा ने 25 पे 23 बनाए हैं, उसके बाद में दिनेश कार्तिक ने 12 पे 10 बनाए और शाकिब उल हसन ने 6 बॉलों पे 9 रन बनाए और नाबाद रहे। जब आपने 3 ओवर टारगेट किए, देखिए जब आप छोटा रन चेस करते हैं और डिफिकल्ट कंडीशन होती हैं तो जो टीम मैनेजमेंट होती है वो टीम मैनेजमेंट जो है वो टारगेट करती है कि किस बॉलर को टारगेट करना और कैसे करना है। सबसे पहले गार्टन उनका एक निशाना थे, उन्होंने चौथे ओवर में उनसे 15 रन ले लिए। फिर स्पिन की बॉल की बात करेंगे तो उसमें मैक्सवेल उनका निशाना थे कि मैक्सवेल आएगा तो उसको मारेंगे, 10वें ओवर में 13 रन उन पे ले लिए। और उसके बाद में डैन क्रिस्टन से अगर हम बात करेंगे तो 22 रन जब उनको पड़े, वो भी एक वीकर लिंक थे क्योंकि उस स्पिन को असिस्ट करने वाली विकेट थी। आपके जो तीनों वीकर बॉलर थे उनके एक एक ओवर में उन्होंने मार के 50 रन अचीव कर लिए। तो एक जो थिंक टैंक है, मैं तो बोलूँगा मैकलन जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनको हम बहुत बार दिखाते भी हैं कि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है जब कोई कैच छोड़ता है। हमने देखा कि उनकी ग्राउंड फील्डिंग कितनी अच्छी है, कैचिंग कितनी अच्छी है, कितना एफर्ट्स डालती है स्पोर्ट टीम उनमें, और सारे यंगस्टर हैं। आप उनमें देखेंगे तो आप आंद्रे रसल को बाहर कर दीजिए, डैन क्रिस्टन को बाहर कर दीजिए, आपको उसके बाद में एवरेज एज ही बहुत कम दिखेगी, सारे यंगस्टर दिखेंगे आप यार ये क्या है। तो जब बच्चे आएंगे और वो खेलेंगे और नए नए अंडर 18 खेल कर आ रहे हैं और उनको आप ला रहे हो तो वो इन सब प्लेयरों के साथ खेल के जो उनका फॉर्म आता है और कहीं ना कहीं अब जाके केकेआर उनको बुना रही है कि वो जहां जैसा खेलना होता है वैसा खेल जाते हैं। कोई एक आता है 22-25 बनाता है, दूसरा 22-25 बनाता है, 4 लोगों ने बनाए तो आपको 100 रन तो बन गया, आपने बाकी 50 रन तो बना ही लिए। तो डेफिनेटली ऐसी टीम होना एक कप्तान के लिए, और वो भी जब वो अपनी फॉर्म से जूझ रहा हो। इयान मॉर्गन भी 2020 का स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, मतलब वो बहुत लंबे लंबे शॉट्स मारते हैं और उनकी स्ट्राइक रेट बहुत ऊंची थी। अनफॉर्चुनेटली लास्ट 1-1.25 साल से जो फॉर्म है उससे वो जूझ रहे हैं, लेकिन आपके बाकी टीम मेंबर्स जो हैं वो आपके लिए कुछ ना कुछ मेकअप कर रहे हैं। तो अब देखिए 8 मैचेस खेले हैं उन्होंने यहाँ सेकेंड लेग में यूएई में आके, और उनमें से 6 मैचेस वो जीते हैं, 2 ही मैच वो हारे। तो ये बताता है कि आपकी टीम कितनी कमिटेड है। आप पहले लेग में उन लोगों ने 2 मैच जीते थे, 5 हारे थे 7 में से। इसमें जस्ट रिवर्स कर दिया उसको आकर कि पहले 7 में से 5-2 खेले थे, पहला वाला एलिमिनेटर आया वो जीत गए, तो आपने 8 में से 6 जीत लिए। तो मैं तो कहीं ना कहीं फोर्स ही करता कि उस टीम में जो कैपेबिलिटी है और जो मारक क्षमता है बॉलिंग में, हो सकता है कि इस बार के वर्ल्ड कप विनर आपको केकेआर देखे, वर्ल्ड कप बोल रहा हूँ सॉरी, आईपीएल विनर आपको केकेआर देखे। एक सवाल मेरा आपसे दोनों से है, क्योंकि कल अब मैच खेला जाएगा केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल, सेकंड एलिमिनेटर, और यहां से तय हो जाएगा कि सीएसके के सामने वो कौन सी टीम होगी जो खिताबी जंग के लिए भिड़ने वाली है। सर, केकेआर की ताकत भी गेंदबाजी है, दिल्ली कैपिटल्स की ताकत भी गेंदबाजी है, कल कितना मजा आने वाला है। देखिए जहां तक आप शारजा का विकेट की बात करेंगे, मैं फिर से बोलूंगा कि केकेआर की स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन बॉलिंग है और डीसी की स्ट्रेंथ जो वो फास्ट बॉलिंग है। रबाडा, नोकिया और आवेश फास्ट बॉलिंग में पिछले मैच में अगर हम देखें, नोकिया कुछ नहीं कर पाए, रबाडा को रन पड़े और आवेश को तो 47 रन पड़े। तो आप जब एक मैच हार कर आ रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस लो है क्योंकि आप पिट कर आए हैं, और आपके 2 स्पिन बॉलर हैं जिनमें से अश्विन को आप 1 या 2 ओवर कराते हैं, 4 ओवर आपने करवाई नहीं पिछले 2-3 मैचेस में। तो एक बॉलर आपके पास है, अक्षर पटेल बच रहा है, जिससे आप 4 ओवर डलवा लेते हो। तो इस विकेट पे तो आपको कम से कम 3 स्पिनर चाहिए, और वो भी ऐसे चाहिए जो कंजूस हो, जो कॉन्फिडेंट हो, जो विकेट ले रहे हो और जो अच्छा कर रहे हो। तो अगर मैं बॉलिंग का आकलन करूं तो मुझे लगता है कि केकेआर की बॉलिंग ज्यादा बेटर सूटेड है शारजा के विकेट पे। देखिए हम जब भी बात करते हैं प्लेयर वर्सेस कंडीशन की बात करते हैं, जो 22 यार्ड का स्ट्रिप है वो स्ट्रिप जो है वही आपके सारी चीजें डिसाइड करती है कि वो कैसा खेलेगी, और बाकी प्लेयर तो सब लगभग सिमिलर हैं, और किस प्लेयर का बॉलिंग स्टाइल, बैटिंग स्टाइल उस विकेट के ऊपर, उस पिच को सूट करता है। जिस टीम का सूट करेगा और जो कैप्टन टॉस जीत के कंडीशन को एक्सप्लॉइट करेगा वही विनर होगा।
पल्लव सर, कितना मजा आने वाला है कल? देखिए, बहुत बैलेंस टीम है दोनों। पर दिल्ली कैपिटल के पास बैटिंग लाइनअप भी बहुत अच्छी, बैटिंग की डेप्थ भी बहुत अच्छी है। दिल्ली कैपिटल ने जो गलती सीएसके के खिलाफ की कि पिच कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर से आप 3 फास्ट बॉलर को लेकर के खेल लिए। मुझे लगता है जैसा कि शारजा का पिच है, अगर वो स्लो टर्नर पे जाता है तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने होंगे। अगर आपको इंडियन प्लेयर्स में आपको चेंज करना है तो आवेश खान को बाहर बिठा के आपको अमित मिश्रा को लाना पड़ेगा। तो ये 3 स्पिनर के साथ आपका बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल हो जाते हैं, राइट आर्म स्पिनर आपके पास ऑफ ब्रेक आर अश्विन हो जाते हैं और राइट आर्म लेग ब्रेक आपके पास अमित मिश्रा। तो आप कैप्टन को ये 3 टाइप के बॉलर अगर मिल जाते हैं तो खासकर आपका मैच जो है वो अब एक तरीके से एलिमिनेटर ही है। Yes. आप हारे तो बाहर हो जाएंगे। फाइनल खेलना है, आपकी टीम की स्ट्रेंथ अच्छा, केकेआर के पास भी बैटिंग जो है एक बैलेंस है। नो डाउट दिल्ली कैपिटल की बैटिंग इनसे ज्यादा बेटर है, फॉर्म में भी है वो लोग। पीछे अगर मान लीजिए उनके 4-5 विकेट भी गिरते हैं तो पीछे भी उनके पास 2-3 ऐसे बैट्समैन हैं जो कि एक डिसेंट टोटल उनको सेट कर सकते हैं, या अगर रन चेस करने जा रहे हैं तो वो उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैच अच्छा बैलेंस होगा। थोड़ा सा पड़ला मुझे दिल्ली कैपिटल का भारी लग रहा है, लेकिन उन्हें अपनी स्पिन अटैक को बेटर करना पड़ेगा। वो चाहते हैं अगर 3 फास्ट बॉलर के साथ खेलें। मुझे मुश्किल लगता है सीएसके के अगेंस्ट जो गलती ऋषभ पंत ने कैप्टनशिप में करी। रबाडा का 1 ओवर बाकी है, नोटे जी जो कि आपके सबसे बेस्ट बॉलर है, आपने उनसे 18वां ओवर डलवा लिया और सेकंड लास्ट आपने आवेश खान को दिया। लास्ट बॉलर आपके टॉम कैरन नहीं है, बिल्कुल वो बात की सबसे बड़ी गलती रही जिसके कारण आपने मैच खो दिया। कोई और मैच आपने जबकि रबाडा का 1 ओवर बाकी था, आखिरी के 3 ओवर में आपने मैच खोया और अब ऐसी कोई गुंजाइश नहीं रही। और ये गलती से, ये कैप्टनशिप की गलती से खोया आपने। ऐसा नहीं आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, रिसोर्सेस ग्राउंड पे थे, आप उसको मैनेज नहीं कर पाए और अब ऐसी गलती की गुंजाइश बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। वो गलती थी, ठीक है, आपको एक और मौका है, वैसे अब नहीं है। अब जाते जाते एक थोड़ा सा रोचक सवाल सर, क्या कल सुपर ओवर देखेंगे हम? नहीं, मुझे तो कहीं से कहीं तक लग नहीं रहा, क्योंकि देखिए सुपर ओवर कहाँ होता है जहाँ पे आपको रन बन रहे हो, बैटिंग कंड्यूसिव हो। ये कंडीशंस जो है बैटिंग कंड्यूसिव नहीं है। मैं तो ये बोलूँगा कल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो टॉस होगा, फिर फ्लिप ऑफ द कॉइन होगा। जो भी कप्तान जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करेगा, वो बाद में चेस करना पसंद करेगा। क्योंकि देखिए, आप जैसा मैंने बोला, आपको अगर मान लीजिए कुछ रन ज्यादा भी बनते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि विकेट अच्छी है। और एक कप्तान के लिए जब नॉकआउट हो वो मैच, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि वो 22 यार्ड की विकेट को पहले पढ़ ले। वो कर क्या रही है? क्या वो बैटिंग के लिए पैराडाइज है? क्या वो स्पिनर के लिए पैराडाइज है? क्या वो मीडियम फास्ट के लिए अच्छा काम कर पा रहा है? कभी भी देखिएगा 90% विकेट लगभग सेम खेलती है। जैसा वो पहली इनिंग में खेलेगी वैसे ही खेलेगी। 90 मैंने इसलिए बोला कि बाद में थोड़ी स्लो हो जाती है तो 10% उसका वेरिएशन डेफिनेटली रहेगा, 10% 15%, 85% आपको सेम मिलने वाली। पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहेगा कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके दिमाग में टेंशन होगा कि मुझे बड़ा टारगेट रखना है। बड़ा टारगेट रखने के चक्कर में आप सर के मुंह के बल गिरेंगे तो आपकी टीम वहां से बाहर हो जाएगी। तो कम से कम आप अपने टीम के, अपने प्लेयरों को उसको देखने का मौका दीजिए कि वो क्या कर रही है, और फिर अपनी स्ट्रेटेजी वैसी बनाइए कि किसको टारगेट करना है। टारगेट तो आपको 1-2 बॉलर को करना पड़ेगा, उनको आप अबड़तोबड़ मारिए और बाकियों को बिल्कुल सिंगल रन लीजिए। देखिए, अगर मैंने बोला कि 50 रन 3 ओवरों में केकेआर ने बनाए, तो 17 ओवर में आपको बनाने कितने हैं? 89 रन। 89 रन का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट आपके पास में रन बॉल की स्थिति है। 85 होते हैं, 4 और ऊपर हो गए, मतलब एक रन सिंगल भी आप लेते रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोकता। आपको उठा के थोड़ा ही मारना है, कोई बड़ा स्ट्रोक मारना ही नहीं, बाउंड्री चाहिए नहीं आपको। रन बॉल हो जाता है, कभी 2 हो जाते हैं, कभी डॉट बॉल हो जाती है, कभी सिंगल हो जाता है। करेंगे तो आप ऑन एन एवरेज 6 रन की एवरेज आपकी बढ़ जाती है। तो आई थिंक आराम से आप खेलिए, देखिए, प्लान करिए और अपने लक पे आपको विश्वास करना होगा कि वो कॉइन आपकी तरफ गिरनी चाहिए। तो ज्यादा बड़ी बैटल तो आप वहीं जीत जाएंगे। सर, सुपर ओवर तो नहीं चाहूंगा, पर हाँ व्यक्तिगत चॉइस है
कि कल दिल्ली कैपिटल जीते, सिर्फ एक कारण ये अपने से, सवाल का जवाब बड़ी जल्दी दे दिया सर, सिर्फ 24 घंटे पहले। सिर्फ एक कारण से कि इस बार नया आईपीएल चैंपियन आना चाहिए, और नया आईपीएल चैंपियन एक ही हो सकता है, और वो है दिल्ली सर आप कैपिटल्स। सीएसके के फैंस को नाखुश कर रहे हैं सर। नहीं, नाखुश नहीं कर रहा हूँ, देखिए बेटर टीम है इसीलिए फाइनल में है, और अब जो मुकाबले हैं सब बेटर टीमों के ही है। अब कोई भी वीक टीम नहीं मिलनी है आपको, तो और अब बस एक व्यक्तिगत चॉइस है। सुपर ओवर का थोड़ा सा चांस इसलिए माइनस करता हूँ मैं, सुपर ओवर तब होता है जब मैच आखिरी ओवर तक जाए, और आखिरी ओवर का जुआ मुझे नहीं लगता दोनों टीमें खेलना चाहिए। खेलना चाहेगी, वो पहले ही खत्म करना चाहेगी। और दोनों टीमों के पास बॉलिंग भी अच्छी है, दिल्ली कैपिटल के पास बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है और अच्छी है, डेप्थ है अच्छी। थोड़ा सा केकेआर का माइनस पॉइंट ये है कि खुद इयान मॉर्गन और बीच में जो एक दो बैट्समैन है, शाकिब उल हसन को भी आप ले लें, तो इनका फॉर्म अभी तक उतना अच्छा नहीं है। नो डाउट केकेआर के ओपनिंग तीनों ओपनर्स ने, तीनों नए हैं। वेंकटेश अय्यर, आपका शुभमन गिल को तो नया नहीं कहूँगा मैं, पर राहुल त्रिपाठी, खासकर अय्यर और राहुल त्रिपाठी ये अटैकिंग बैटिंग कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे कर रहे हैं। इसके सक्सेस होने के कारण ही आज केकेआर सक्सेस है। बिल्कुल ठीक बात। और अब देखना खास होगा कि कल कौन सी टीम किसका खेल खत्म करती है। कल आरसीबी का एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद खेल खत्म हो गया, और अब बारी है केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है और ऊंट किस करवट बैठता है, और कल तय हो जाएगा कि खिताबी मुकाबले में वो कौन सी दूसरी टीम होगी जो सीएसके के सामने मैदान में मोर्चा संभालेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजीएनआर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।